हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा प्राकृतिक घटनाओं पर टॉपिक चल रहा था, तो प्राकृतिक घटनाओं में प्रकाश वाला टॉपिक हमारा पूर्ण हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ध्वनि। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ध्वनि के बारे में, साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी ध्वनि से संबंध में दिए गए हैं। यदि वीडियो पर नए हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि इसके नोट्स जो है मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर के इनके नोट्स जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जरिए भी जो है आप इसको टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारी जो हेडिंग है वह है ध्वनि। ध्वनि आखिर होती क्या है, मैं आपको बता दूं। ध्वनि एक प्रकार की कंपन होती है और ध्वनि को गति करने के लिए ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा जैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ध्वनि किसे बोलते हैं। ध्वनि जो है, हम जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं उसी को ही ध्वनि बोला गया है। हालांकि ध्वनि तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी आश्रव्य, एक होती है श्रव्य, एक होती है प्राश्रव्य ध्वनि। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो हमारी ध्वनि होती है वह होती है श्रव्य ध्वनि, जिसकी आवृत्ति, जिस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, उसी ध्वनि को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम सुन सकते हैं, इसीलिए उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, कम, उसे ही हम जो है ध्वनि कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि, क्योंकि उसको हम सुन सकते हैं। बाकी ध्वनि जो हम सुन नहीं सकते उसे हम जो है ध्वनि नहीं बोलते। लेकिन इसको हम ज्ञात कर चुके हैं कि 20 से कम वाली भी ध्वनि होती है, 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा वाली भी ध्वनि होती है। तो जिस ध्वनि को सामान्य रूप से, जिस ध्वनि को हम सुन पाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मानव अपने कान के द्वारा सुन पाता है, उसे हम बोलते हैं ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, कंपन है। यहाँ पर और नीचे जो है ध्वनि की प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। तो ध्वनि की एक पहली विशेषता या एक यांत्रिक तरंग होती है। या कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है हमारी प्रकाश तरंग होती है, और ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। तो इससे भी आपका एक कॉम्पिटिशन में, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, आपको याद रखना है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है एवं यांत्रिक तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग होती है, और अनुप्रस्थ तरंग होती है कौन सी, विद्युत प्रकाश तरंग हमारी। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। यही लिखा हुआ कि यह निर्वात में जो है संचरण नहीं करती है, गमन नहीं करती। इसको जो है ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए ध्वनि को। नेक्स्ट आता है, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्ध्य का मतलब ये है कि आप एक एक कण के बाद दूसरे कण, दूसरे कण के बाद तीसरे कण, तीसरे कण से चौथे कण। और अनुप्रस्थ का मतलब वेव के रूप में, वेव जिस प्रकार से चलती है ना, तो वेव के रूप में यदि चले तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। तो ठोसों में जो ध्वनि चलती है, कंपन होता है, वो होता है इसमें वेव के रूप में। और द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में जो होता है हमारा, ध्वनि गमन कहती है या संचरण कहती है, वह कहती है अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। आगे हम देख लेते हैं इसको, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को समझ लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पर दिया गया है आपको अनुदैर्ध्य और यहाँ पर अनुप्रस्थ। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, चित्र में दिख रहा होगा आपको, कि इसमें कंपन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, यहाँ से एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर जो आप देखेंगे वेव के रूप में, यहाँ पे आपको एक वेव उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो वेव के रूप में अनुप्रस्थ तरंगें वेव के रूप में गमन करती हैं या चलती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें जो है जो इनका जो कंपन होता है वो एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से जो है यह गमन करती हैं या चलती हैं, आगे को बढ़ती है। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 या किलो हर्ट्ज तक, या कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है। उससे ना तो कम सुन सकता है, ना ही अधिक वाली को सुन सकता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। या जो हम प्रकाश वाले चैप्टर में समझ चुके हैं कि परावर्तन, अपवर्तन क्या होता है। इसके बाद माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यह भी जो है हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण। जो ध्वनि का वर्गीकरण किया गया आवृत्ति के अनुसार। तो अश्रव्य तरंग है, जो ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको बोलते हैं अश्रव्य तरंगें। इनको हम सुन नहीं सकते, ना ही पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। नेक्स्ट आती है श्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें जिन्हें हम सुन सकते हैं, मानव अपने कानों के जरिए जिन तरंगों को सुन सकता है, जिस ध्वनि को सुन सकता है, उसको बोलते हैं श्रव्य तरंगें। यह आती है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या 20 किलो हर्ट्ज तक, है ना, और 20,000 हर्ट्ज तक है।
तो इनके बीच की आवृत्तियां जो होती हैं हमारी, इस बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को हम मानव सामान्य रूप से सुन लेता है। इसके बाद आता है पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग पूछ लेता है हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इसका उपयोग पूछ लेता है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से उपयोग होते हैं पराश्रव्य तरंगों के। पराश्रव्य तरंग का पहला उपयोग है संकेत भेजने में। किसी को यदि संकेत भेजना है तो इसके रूप में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई का पता लगाने में। किसी जगह पर समुद्र की यदि गहराई का पता लगाना है तो वहां पर भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कीमती कपड़े, वाहन हुए, है ना, घड़ियां हुई, तो इनको साफ करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। या कह सकते हैं कल कारखानों की चिमनियों में जो कालिख जमा हो जाती है उसको हटाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। गठिया रोग के उपचार में एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है। चमगादड़ जो है कौन सी तरंगों को उत्पन्न करता है या कौन सी तरंगों को छोड़ता है? वो छोड़ता है पराश्रव्य तरंगों को। उसकी जो है ध्वनि की स्पीड जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, इसलिए हम उसकी ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। तो इसमें ये पूछ लेता है गठिया रोग के उपचार, मस्तिष्क के ट्यूमर पता लगाने में किस तरंग का उपयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग क्या कहलाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हर माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। हर माध्यम के लिए ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। ध्वनि का वेग होता क्या है? तो 1 सेकंड में जितनी दूरी वह तय करती है उसे बोलते हैं ध्वनि का वेग। ध्वनि 1 सेकंड में जितनी मीटर की दूरी तय करेगी उसके को क्या बोलते हैं? ध्वनि का वेग। मान लेते हैं हवा में वह जो कितनी दूरी तय करेगी वह हवा के लिए ध्वनि का वेग होगा। जल में वह कितनी दूरी तय करेगी वह जल के लिए ध्वनि का वेग होगा। 1 सेकंड में वह जितनी दूरी तय करेगी जिस माध्यम में उसके लिए वह उसका क्या होगा? ध्वनि का वेग होगा। इसलिए हर माध्यम के लिए ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। इसलिए सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि 1 सेकंड में तय की गई ध्वनि द्वारा दूरी उसका क्या कहलाती है? ध्वनि का वेग कहलाती है। अब जिस माध्यम में जितनी दूरी तय करेगी वह उसका ध्वनि का वेग होगा। जैसे शुष्क वायु। शुष्क वायु मतलब कि आर्द्र वायु ना हो, जिसमें जैसे मॉइस्चर ना हो, शुष्क वायु हो, उसमें जो है ध्वनि का वेग कितना होता है? 343। हम लोग जो मोस्टली पढ़ते हैं 343 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 343 मीटर की दूरी तय करती है। लेकिन यहाँ पर जो रियल है आपका 343.59 मीटर प्रति सेकंड। तो शुष्क वायु में जो है ध्वनि की चाल होती है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वायु होती है या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो यहाँ पर जो ध्वनि की चाल होती है या ध्वनि का वेग होता है वह होता है 343.59 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ध्वनि का वेग यहाँ पर दिया गया फॉर्मूला आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य, जो है ध्वनि का वेग का फॉर्मूला है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट हमारा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो अब हम ध्वनि की यहाँ पर जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी यहाँ पर जो देख रहे थे शुष्क वायु के लिए हमारी क्या थी? 343.59 मीटर पर सेकंड। लेकिन जो मोस्टली पूछता है आपसे, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो पूछता है ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है? तो इससे संबंध में जो है आपके क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देख लेते हैं। वायु में जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल वह होती है 332 मीटर पर सेकंड, और मोस्टली यही पूछा जाता है आपका। वायु में चाल जो आप बताएंगे 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद जो है हाइड्रोजन में जो आपकी इसकी ध्वनि की चाल होती है वो होती है 1269 मीटर पर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड में जो होती है 260 मीटर पर सेकंड। मोस्टली वह आपका है यहाँ पर एल्यूमिनियम। सबसे अधिक जो होती है वह होती है एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है गति करती है ध्वनि की चाल। इसके बाद जो वायु से संबंध में पूछ लेता है, इसमें भी पूछ ले, लोहा का भी पूछ लेता है। तो लोहा में जो उसकी चाल होती है वह होती है 5130 मीटर पर सेकंड। कांच में जो होती है आपकी 5640 मीटर पर सेकंड। तो आपको इसमें से 2-3 याद रखने, बाकी आप देख सकते हैं। जल में जो है ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकंड। एल्कोहल में आपकी 1213 मीटर पर सेकंड। तो इसको आपको स्वयं याद करने पड़ेंगे। तो वायु का मोस्टली आपको याद रखना है, सबसे अधिक आपको याद रखना है। इसके बाद जो होता है कांच में होता है एल्यूमिनियम का, उसका लोहा में होता है, और जल का भी पूछ सकता है, एल्कोहल का पूछ लेता है। तो जल का जो है 1483 मीटर पर सेकंड होता है। समुद्र में आपकी जो है 1533 मीटर पर सेकंड। तो जल और समुद्र खारे जल में थोड़ी अधिक होती है, मतलब जिसकी डेंसिटी जितनी अधिक होती है आप कह सकते हैं उसमें जो है
वह उतनी अधिक स्पीड से गमन करती है ध्वनि। इसके साथ जो है कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमारे दिए गए हैं, जो हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है वह है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो आप सभी लोग जानते हैं ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं वायु से, निर्वात से, स्टेज से, जल से। तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए, संचरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। नेक्स्ट है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित ऑप्शन में जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन सा उत्पन्न करता है? पहला है बाघ, गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी। इन चारों में जो है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो लोहा में, वायु में, जल में, पारा में। तो आपका जो है लोहा में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। दिए गए ऑप्शन में लोहा में वेग जो है सबसे अधिकतम होता है। लोहा से अधिक जो होता है कांच में, कांच से अधिकतम जो होता है एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में सबसे अधिक जो है ध्वनि का वेग होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो ध्वनि तरंग चलती है तो ये ऑप्शन द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है, मोस्टली लोग ध्वनि लगा के आएंगे, लेकिन ध्वनि नहीं है, क्योंकि वह ध्वनि कंपन जो है वो तो स्वयं ही ध्वनि है, कंपन को ध्वनि बोलते हैं। तो वह कंपन अपने साथ क्या लेके जाता है? वह ऊर्जा लेके जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, गलत मत करना यदि आ जाए तो। सी ऑप्शन आपका ऊर्जा वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम किसके सम्मान में रखा गया? तो इसमें आपके ऑप्शन है हेनरिच, रूडोल्फ हर्ट्ज, न्यूटन, जेम्स प्रेस्कॉट, जूल एंड आइंस्टीन। तो आपको पता है कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज के रूप में मापा जाता है। तो इसमें आपका जो है ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो ध्वनि जो है सबसे अधिक तेज किस माध्यम में होता है? ठोसों में। आप जानते हैं ध्वनि को गति करने के लिए के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिन वस्तुओं में आप कह सकते हैं अणु अणु जो है पास पास होते हैं, उसमें गति जो है बहुत ज़्यादा तेजी से चलता है। तो जितने अणु पास पास में होंगे तो ध्वनि की गति उतनी अधिक तेज होगी। तो ठोसों में अणु पास पास में होते हैं, इस वजह से जो है ठोसों में गति जो है तेज होती है। गैस में सबसे कम होती है, क्योंकि गैस के अणु जो है दूर दूर फैले होते हैं। एंड द्रव में जो है गैस की अपेक्षा थोड़ी पास में होती है, और ठोसों में बहुत ज़्यादा पास में होती है, इसलिए ठोसों में सबसे अधिक तेज गति के माध्यम से जो है ध्वनि चलती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, तो क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपन तरंग गति तथा ध्वनि करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आवृत्ति। कंपन तरंग या गति तथा ध्वनि करती है, उसे क्या कहते हैं हम? आवृत्ति। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो n इक्वल टू 1/t आपका जो है यहाँ पे आवर्तकाल है। n यहाँ पे आवृत्ति है और t यहाँ पे जो है आपका आवर्तकाल है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड। हम देखते हैं आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? ध्वनि को प्रति सेकंड या हर्ट्ज के रूप में नापते हैं। तो हर्ट्ज होगा या आपका प्रति सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग बोलते हैं? उसे श्रव्य तरंगें बोलते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति या परास कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है इसका परास होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन हमारा, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का प्रभाव ध्वनि के वेग पर पड़ता है, दाब का प्रभाव ध्वनि के वेग पर नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम गैसों में होती है। दो तरह की आवृत्तियों का अनुपात 1:2 है। तो आवर्तकालों में क्या अनुपात होगा? तो आवर्तकालों में जो अनुपात होगा वह होगा आपका 2:1। यदि दो तरह की आवृत्तियां हैं, उनका अनुपात 1:2 है, तो उसके आवर्तकालों का अनुपात क्या होगा? 2:1। इसका जस्ट उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका, इसमें किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका, देश के संदेश या संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? या हमारी जो देश की जो है संकेतों के लिए जो है किन तरंगों का, ताकि सामने वाला सुन भी ना सके, तो पराश्रव्य तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वायु में ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट है आपका, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कोई भी शब्द जो है बोला गया, कोई भी ध्वनि जो है आपके कान पर 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक ही रहती है। 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक रहती है। तो 1/10 सेकंड तक जो है
कान पर जो है ध्वनि का प्रभाव रहता है। किसी भी शब्द या ध्वनि का प्रभाव जो है आपके कान पर 1/10 सेकंड तक ही रहता है। ध्वनि यह पूछ लेता है, पूछा भी गया कई बार, तो ये आपको याद रखना है आपको यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि कम सुनाई देती है ध्वनि के अपवायतन के कारण। ध्वनि का यदि अपवायतन होता है तो इस वजह से ध्वनि हमें कम सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो ऑडियोमीटर से मापते हैं। ऑडियोमीटर के जरिए ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पराश्रव्य तरंगों को सीटी मारकर सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था? तो गोल्टन ने किया था, है। तो गोल्टन ने सीटी मारकर जो है पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न किया था। अब पता नहीं कौन सी सीटी के जरिए, कोई सीटी बनाई होगी उन्होंने। ये जो हम आप लोग जो घालते हैं मुँह से, उससे जो है नहीं निकल सकती पराश्रव्य तरंगें। जो सीटी जो है बनाई जाती है ना, ग्राउंड में होती हैं, तो आपने देखा होगा। तो शायद उस प्रकार की कोई सीटी बना करके जो है गोल्टन ने जो है पराश्रव्य तरंगों को निकाला था। तो सबसे पहले जो पराश्रव्य तरंगों को सीटी मार करके निकाला था, वो निकाला था गोल्टन ने। तो आपको याद रखना है। इसके बाद टी जो है आपका इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल वायु में कितनी हो जाएगी? तो 332 मीटर पर सेकेंड जो है। यहाँ पर टेम्परेचर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने देखा था, सारे जो देखे थे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ध्वनि की चाल देखी थी, तो 332 मीटर पर सेकेंड। इसका नेक्स्ट आ जाते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल के बीच में जो है साधारण बातचीत की जो है तीव्रता होती है। डेसिबल के रूप में होती है जो बातचीत करते हैं हम, तो 30 से 40 डेसिबल के रूप में। इसका नेक्स्ट है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण। आपने जैसे मैंने ये स्वयं नहीं किया है, लेकिन टीवी के जरिए देखा है, मूवियों में आपने भी देखा होगा कि किसी पहाड़ी इलाके पे जाके बोलते हैं, वो चिल्लाते हैं, तो उस साइड से भी वो है आवाज़ टकरा करके 1-2 बार आती है, 2-3 बार, जितनी बार वो टकराती है उतनी बार आती है, वापस रिटर्न होके आती है। तो उसको बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन, या प्रतिध्वनि बोलते हैं उसको। तो परावर्तन के कारण जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपका डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव हमारा जो है ध्वनि से संबंधित है। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त करणों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की करणों का या किरणों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है? जो आपके नाइट विजन होते हैं, तो उसमें जो है अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती, शून्य कह सकते हैं, निर्वात में नहीं चल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है। एक स्त्री की आवाज़ या पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? यह पूछ लेता है। तो उच्चतर आवृत्ति। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? तो वह आवृत्ति कैसी होती है? उच्चतर आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट है। इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए। अभी जो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता था ना समुद्र की गहराई मापने के लिए, तो उसी का नाम है इको साउंडिंग। इको साउंडिंग जो आपका उपकरण है उसका नाम है। तो इको साउंडिंग उपकरण के माध्यम से पराश्रव्य तरंगों को समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो पराश्रव्य तरंगों को समुद्र की गहराई में भेजा जाता है, जिससे पता चल जाता है हमको कि समुद्र की गहराई कितनी है। तो आपको यह याद रखना है, इको साउंडिंग इस उपकरण का नाम पूछ सकता है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए। नेक्स्ट है आपका एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान जो है आपका ध्वनि से संबंधित होता है। एकॉस्टिक जो है विज्ञान कैसे संबंधित है? आपका ध्वनि से। जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वह अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा, यह हम पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ जो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ आपने आज नया सीखा होगा। और साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि कोई भी दिक्कत आती है। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इसके सारे नोट्स जो है मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर उपलब्ध करा जाते हैं। तो मैं थोड़ा लेट करा रहा हूँ क्योंकि मेरा मोनिटाइजेशन जो है डिसेबल हो चुका है, ताकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत वीडियो भी मेरी चल जाए, तो मोनिटाइजेशन मेरा इनेबल हो जाए, इसलिए थोड़ा लेट जो है मैं आपको यहाँ पे नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो इनेबल हो जाता है, मैं अन्य जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उसके तुरंत के तुरंत दे दूंगा आपको। जो अच्छा लगता है आप पढ़िए, मेरा मकसद यही है कि आप पढ़ें, आपका निकले पेपर। तो वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।